जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। हम लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे थे, जिसमें मैंने इसके पहले 2 क्लास करा चुके हैं। मैं इसके पहले 2 क्लास करा चुका हूं। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास का लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो आप उस दोनों क्लास को जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया था, गोल्गी बॉडी पढ़ा दिया था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसमें लीजिए कोशिका हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स के चलते फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसके अंदर जो एक क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसको मैंने पहले बताया था, जो क्रेब्स साइकिल वो चलती है, उसकी खोज भी क्रेब्स ने किया था। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्रेब्स चक्र की जो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो को बना दिया, प्रोटीन तो बना दिया। अब जरूरत होती है इसको परिवहन करने की, ठीक है। तो परिवहन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब कंपनी में कोई चीज बन गया तो वो तो ठीक नहीं है। कंपनी में कोई चीज बन गया तो क्या उस चीज को से विकास होगा, उसको उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो कोई गाड़ी किसी कहीं पर लेके जाएगा, मतलब परिवहन का कार्य तो जरूरी होगा, तभी तो उसको पैसा मिलेगा, मतलब तभी तो आगे बढ़ेगा, सही। उस फैक्ट्री आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार यहाँ भी है। माइटोकॉन्ड्रिया तो काम है सिर्फ बना देना, प्रोटीन को बना देना। अब उसको ले जाने का भी तो काम होगा ना, जहां जहां ले जाना चाहिए, जहां जहां उसकी आवश्यकता होगी। अब कंपनी का कोई डील होता होगा कि हाँ मुझे इस स्थान पर इतना उसका ऑर्डर होता होगा, न जाएगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। उसी हिसाब से इस गोल्गी बॉडी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन लेता है, उसको जहां जहां जिसके शरीर में जहां जहां जितनी आवश्यकता रहती है वहां पर उसको परिवहन कर देता है। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी परिवहन का काम करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी बॉडी एक परिवहन का काम करता है। अब गोल्गी बॉडी के बाद मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदीप जालिका। अंतःप्रदीप जालिका, अच्छा अंतःप्रदीप जालिका, वो अंतःप्रदीप जालिका कोशिका का आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, ठीक है। कोशिका का आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। समझ लीजिए कोशिका को पचकने ढकने से उसको रोकता है, ताकि कोशिका पचके उचके ना, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अच्छा स्मूथ पे क्या होता है? ये स्मूथ क्या होता है? स्मूथ क्योंकि वसा, और वसा कार्बोहाइड्रेट जो वसा होता है, आप हर जगह पर वसा देखिए वो स्मूथ ही होता होगा। अच्छा महिलाओं में वसा कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। वसा एकदम भम्भड़ भब्बड़ दिखता है। अगर अभी आप 50 किलो का ओ 50 किलो को हम लोग खड़ा कर देंगे तो वो दिखेगा एकदम पतला ही दिखेगा। लेकिन अगर वहां पर औरत को खड़ा कर देंगे 50 किलो तो एकदम भर दिखेगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं में वसा ज्यादा होता है। महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, उनको ठंडी भी कम लगती है। वसा जिसको ज्यादा होता है उसको ठंडी भी कम लगती है। इसलिए शादी वादी में आप देखते होंगे महिलाएं ज्यादा कपड़ा नहीं पहनती हैं, और हम लोग तो एकदम उसी में एकदम दबे रहते होंगे। तो ये हो गया वसा। वसा क्या होता है कि वसा ज्यादा ठंडी भी नहीं लगने देती है, वसा एकदम बढ़िया दिखता है। तो देखिए मोटे मोटे आदमी जो होते हैं, मोटे हो जाते हैं जो, वो दौड़ते उड़ते होंगे तो उनका वसा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। क्या होता है ना, महिलाओं में ना हड्डी उड्डी उनका बहुत ज्यादा ठोस नहीं होता है, और हम लोगों में एकदम बहुत ठोस होता है। तो ये हो गया वसा, ठीक है। तो स्मूथ पर वसा का निर्माण होता है, स्मूथ पर वसा का कार्बोहाइड्रेट निर्माण होता है, ठीक है। और जो उसका रफ भाग होता है, निचला भाग, उस पे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निचला भाग खुरदुरा क्यों होता है? खुरदुरा क्यों होता है? तो एंडोप्लाज्मिक का निचला भाग खुरदुरा इसलिए होता है, रफ इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इस पर क्या पाया जाता है? ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निचले भाग में पाया जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम
के कारण ही राइबोसोम के कारण ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में कुछ कुछ अगर थोड़ा थोड़ा खुरदुरा तो रह गई ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निचला भाग राइबोसोम के कारण खुरदुरा होता है। अच्छा, ये राइबोसोम मैंने आपको बताया था कल, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का कार्य ही है सिर्फ वह प्रोटीन का निर्माण करे, और ये भी दो तरीके का निर्माण करता है। कौन कौन सा करता है, कौन कौन सा करेगा राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण? एक 70S का करता है, एक 70S का करता है, और एक 80S का करता है। कौन सा? एक 70S का करता है और 80S का करता है। ठीक है, एक मिनट। तो हाँ दोस्तों, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। अच्छा, मैंने आपको कल ये बताया था कि हम लोगों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता होगा, 70S या 80S? अब उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, 70S पाया जाता है कि 80S पाया जाता है? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, अगर आप रिवीजन करे होंगे तो आपको याद होगा। आप लोग पढ़ने के बाद सब भूल जाते हैं, रिवीजन तो करते ही नहीं है कभी। देखिए, रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसे रिवीजन भी नहीं करिए, एक बार उसको देख लीजिए। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते, रोज स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, क्या आप रास्ता को रोज याद करके जाते हैं? नहीं, आप उसको देखे रहते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, बस आप अपने घर ही सीधे चले आएंगे। स्कूल जाते हैं, सीधे आपका हैंडल ही वैसे ही मुड़ जाता हो कि हमें घर ही जाना है, अगर आपको घर आना है। अगर कहीं चले जाइए चौराहाबाजी करिए, अलग बात है। तो उसी तरह एक बार आप कॉपी किताब खोल देख लीजिए, हाँ ये कैसे कैसे है, बस आप उसको चाहे पढ़िए ना पढ़िए, बस उसको एक बार देख लीजिए। आप कमरे में कहीं लिख के उसको ऐसे लगा दीजिए, लेकिन उसको देखिए, एक बार रिवीजन करिए, तभी आपको याद होगा। तो हम लोगों में 80S पाया जाता है, हम लोगों में 80S पाया जाता है। जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं यूकैरियोटिक, मैं आपको बाद में बताऊंगा कोशिका के प्रकार। जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80S पाया जाता है, हम लोगों में 80S पाया जाएगा। अच्छा, भैंस में कौन सा पाया जाएगा? भैंस में, हाथी में, इसमें बताइए, पेड़ पौधों में कौन सा पाया जाएगा? 80S ही पाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे 70S, नहीं, 80S ही पाया जाएगा। अच्छा, जब हर जगह 80S ही पाया जा रहा है तो 70S कहाँ पाया जाएगा? बात ये भी फंस रही है ना। जब भगवान ने इसको बनाया 70S, तो कहाँ आखिर कहाँ गया? कहाँ गया है? कहाँ गया जानते हैं? कोरोना वायरस में, मलेरिया में, जितने भी वायरस होते हैं सब में 70S ही पाया जाता है। जितने भी वायरस होते हैं सब में 70S पाया जाता है। वायरस में होता ही क्या है? बस उसको जल्दी से जल्दी, छोटा सा होता है, जहाँ नहीं वहाँ चला जाता है, उसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत थोड़ी है। तो हम लोगों में 80S का पाया जाता है प्रोटीन। और वायरस जितने भी होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब जितने भी वायरस हैं उन सब में 70S ही पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों में 80S पाया जाएगा, और वायरस जो होते हैं इसमें 70S पाया जाता है। ठीक है, तो आज मैं इसका आगे, यहाँ तक तो मैंने कल आपको बता दिया था, अब मैं आज इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, ध्यान सुनिएगा। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन से आपको अगर पहली बार क्लास किया होंगे, कुछ याद आ रहा होगा? याद आ रहा है? सोचिए, थोड़ा दिमाग को पीछे ले जाइए, सोचिए। अगर आपने पहले क्लास किया होगा, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है और सबसे कम? सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है? आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है? नहीं बता पाएंगे आप लोग। सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में, मतलब लीवर में होती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होती है। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर में ही पाया जाता है। और सबसे धीमी कोशिका विभाजन कहाँ होती है? मस्तिष्क में, दिमाग में सबसे धीमा होता है। तो सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाएगा? सबसे कम सेंट्रोसोम हमारे मस्तिष्क में पाया जाएगा। तो एक बार पेपर में आया था कि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है? पूरे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम हमारे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम हमारे लीवर में पाया जाता है। कोशिका विभाजन का कार्य है कि देखते होगा कि आपको कहीं अगर चोट वोट लग जाता होगा तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? उसकी बगल बगल कोशिकाएं जो होती हैं, जहाँ पर चोट वोट लगा रहता है, उसको धीरे धीरे में नॉर्मल कर देते हैं। कुछ कुछ अपना थोड़ा थोड़ा भाग कहते हैं, तो तुम भी थोड़ा दो यहाँ पर लग गया है, वो भी कहते हैं तुम भी थोड़ा दो, थोड़ा बगल बगल से थोड़ी थोड़ी कोशिकाएं, फिर जो घाव हुआ रहता है वो भर जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे रहा था, कुछ दिन बाद हवा बतास लगा घाव पूजिए। ठीक है, तो यही है कोशिका विभाजन में, यही होता है
ये धीरे धीरे सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन हो जाती है। फिर आपका जहाँ चोट वोट लगा होगा नॉर्मल हो जाता होगा। हड्डी उड्डियों में भी कोशिका विभाजन होती है, लेकिन हड्डी उड्डी अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है तभी तो वो कहते हैं डॉक्टर ने प्लास्टर बांध देते, कहे इसको इधर सीधा रहने देगा, फिर धीरे धीरे इसमें वो सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन हो जाएगा हड्डी उड्डी में, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिका विभाजन आप याद रखिएगा, कोशिका विभाजन हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज हो लिमिट पार कर देगा तो वो नुकसानदायक ही होगा। कोई भी चीज है उसको लिमिट में ही रहनी चाहिए। तो उसी प्रकार कोशिका विभाजन ही है। कोशिका विभाजन यदि लिमिट से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए आपको जान का खतरा है। अच्छा, कोशिका विभाजन का लिमिट ज्यादा हो गया तो होगा क्या? कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर की बीमारी बन जाएगी। अगर आपका कहीं पर हड्डी टूट गया, हाथ में हड्डी टूट गया, प्लास्टर बनाने गए, अब कोशिका विभाजन डॉक्टर कहे कि कोशिका विभाजन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे फिर यह नॉर्मल हो जाएगा हड्डी। लेकिन अगर यही हड्डी कोशिका विभाजन के जरिए जितना होना था उतना तो हो गया, उससे भी ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो गया तो हड्डी निकल जाएगी। फिर जब आप अपना हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, चार 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 बोलेगा, बहुत तेज दर्द करेगा, बहुत तेज। फिर धीरे धीरे ऐसे निकल जाएगा, तो आपका हाथ भी नहीं मुड़ेगा। तो वही धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेगा। तो वही धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर ऐसा ही होता है, हद से अगर लिमिट से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो पूछा था कैंसर किस कारण होता है? तो कैंसर सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन अगर लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जा रहा है हमारे शरीर में कहीं पर भी, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। अगर आपके जीभ में कैंसर हो गया, अगर आप में जीभ में को थोड़ा लग गया और समझ लीजिए उसमें एकदम ज्यादा हो गया, तो आपका जीभ एकदम मतलब भर जाएगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, अब सांस नहीं ले पाएंगे। तो वो हो जाएगा जीभ में। ब्लड में अगर मतलब जितना ब्लड बनना चाहिए अगर उससे ज्यादा आपका ब्लड बनने लगा तो आपका नस एकदम समझ लीजिए फट जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्लड कैंसर। उसे कहते हैं ब्लड कैंसर। मतलब कहीं भी हो, अगर लिमिट से ज्यादा कोशिका विभाजन हुआ तो कैंसर का रूप वह लेगा, कैंसर का रूप वह लेगा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन घातक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? या कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि सेंट्रोसोम जो होता है यह सिर्फ मानव में ही होता है, यह सिर्फ जंतु में ही होता है। कोशिका विभाजन सिर्फ जंतु में ही होता है। अगर आप देख दोगे तो पेड़ ओड़ में, अगर आप याद रखिएगा, अगर आप पेड़ ओड़ में कोई भी पेड़ अगर उसमें एक जाकर चाकू को कुछ मार दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो देखिएगा बड़ा होगा भले, लेकिन उसका वो ऐसा ही रहेगा। तो जितने भी पादप होते हैं, पादप में कोशिका विभाजन जल्दी नहीं होता है। पादप में कोशिका विभाजन को, पादप में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के जरिए नहीं होता है। पादप में, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा। मैं इसको आगे बताऊंगा जब पादप पे पढ़ाएंगे। तो पादप में किसके द्वारा होता है? पादप में सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है और मानव में सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो पूछा गया कि कोशिका विभाजन, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि क्या जंतु और पादप में दोनों में सेंट्रोसोम के जरिए ही कोशिका विभाजन होता है? तो नहीं, तो क्यों? क्योंकि मानव में ही सिर्फ, जंतु में ही सिर्फ कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के जरिए होता है और पादप में सेल प्लेट द्वारा होता है कोशिका विभाजन। पादप में सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है। और सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी, बोबेरी ने। तो सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। कैंसर का रूप कौन लेता है? कोशिका विभाजन। अगर लिमिट से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा तो यही कैंसर को रूप ले लेता है। ठीक है, यही सेंट्रोसोम कैंसर, फिर कोशिका विभाजन ही कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम तो हो गया, अब इसके आगे हम देखते हैं वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? रसधानी, वैक्यूल्स यहीं पर पाया जाता है, वैक्यूल्स रसधानी। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन को बनाए रखने में मदद करता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? यह पानी को एकत्रित करता है, यह पानी को एकत्रित करता है, यह कोशिका में नियंत्रित करता है, यह कोशिका को नियंत्रित करता है। समझ लीजिए कोशिका में जितने भी पानी आते हैं वैक्यूल्स उसको एकत्रित करके रख लेता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स का क्या कार्य है? वैक्यूल्स पानी को एकत्रित करता है, ठीक है। वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं, वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं, वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। यह रसधानी पानी को एकत्रित करता है, हमारे शरीर में पानी को एकत्रित करने का कार्य वैक्यूल्स ही करता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पादप में वैक्यूल्स होता है या नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि सबसे बड़ा वैक्यूल्स पादप में होता है या जंतु में होता है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा वैक्यूल्स रसधानी पादप में होता है या जंतु में होता है। तो आपका उत्तर होगा पादप में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को हमसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को हमसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो वैक्यूल्स जो पेड़ पौधों में होता है वो जंतु से बड़े आकार में पाया जाता है, वैक्यूल्स पादप में बड़े आकार में पाया जाता है जंतु की अपेक्षा, जंतु वैक्यूल्स के अपेक्षा। तो वैक्यूल्स का क्या कार्य है? वैक्यूल्स का कार्य है पानी को एकत्रित करता है, पानी को एकत्रित करता है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। जंतु में छोटा पाया जाता है और पादप में बड़ा पाया जाता है, यह पानी को संचित करके रखा रहता है। तो अगर आप जब एक बार पानी पी लेते हैं तो वह वैक्यूल्स में जाता है। वैक्यूल्स में जाने के बाद सभी जो हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के शरीर में सभी कोशिकाओं के जो वैक्यूल्स हैं वो पानी को एकत्रित कर लेते हैं। क्या ये तो है ना कि आप हरदम पंप लगा है आपके मुंह में, हरदम पानी पी रहे हैं, हमारा शरीर कम हो रहा है। बिना पानी के शरीर में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जब पानी पीते हैं वो सभी पानी वैक्यूल्स में ही जाता है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ कोशिका है सभी कोशिकाओं के वैक्यूल्स में चले जाते हैं ये पानी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे होता रहता है, खत्म होता है। फिर जब खत्म होता है तब फिर आपको प्यास लगती है, फिर आप पी के भर देते हैं, तो वैक्यूल्स ही होगा। पेड़ पौधों में भी यही है, पेड़ पौधों में भी उसको तो वही जल्दी पानी देता नहीं, फिर वो जब पानी भर पाता है ना तो बहुत ज्यादा भर लेता है। तो वही पेड़ पौधों, इसलिए पेड़ पौधों में वैक्यूल्स जो पाया जाता है वो बड़ा पाया जाता है। भगवान ने सबको एकदम समझ लीजिए उस हिसाब से बनाया है कि कोई सब लोग एकदम बढ़िया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा वैक्यूल्स रसधानी। अब इसके आगे हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक आपको बताते हैं, ये हो गया हमारा कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया, गोल्जी बॉडी बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है, कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है। अब बात आती है कि कोशिका की जो इसमें न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये मत भूलिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मैंने आपको बताया था कि कोशिका बहुत छोटा होता है, अगर उसको आप देखेंगे हुक द्वारा उसको निकाला जाता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगर आप जैसे छुहारा हो लीजिए, छुहारा का बीए देखिएगा वह ब्राउन कलर का रहता है, तो किसी भी चीज का बीए जो रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है, भूरा कलर का। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियस में निचला भाग है कोशिका का, तो उसका भी वो अभी एकदम ब्राउन कलर का ही रहता होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। तो देखते हैं न्यूक्लियस का कार्य क्या है। तो समझ लीजिए सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है राइबोसोम हो गया। अब इन सबको कार्य कब कब करना है, इनका कार्य क्या क्या है,
इनको कितना चीज किस आवश्यकता अनुसार बनाना है, इन सभी के नियंत्रण न्यूक्लियस करता है, केंद्रक। इसीलिए कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। सेंट्रोसोम को काम है कोशिका विभाजन करना। कहीं भी कट गया, अब मान लीजिए अगर आपके हाथ पर या नाखून पर कट गया, तो सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन करना। अब उसको क्या पता यहाँ पर क्या करना है, तो न्यूक्लियस कहेगा ए जल्दी से नाखून पर कटा है, जल्दी से नाखून बनाओ, वहां पर जल्दी से वहां पर नाखून बनाओ। बाल आप कटवा लीजिए, बाल फिर बढ़ जाता है, को विभाजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस ही तो कहेगा हे सेंट्रोसोम जल्दी से जल्दी वहां पर बाल बनाओ। अब नहीं तो क्या कभी आप ये देखते हो थोड़ी ना कि बाल के जहां पर वहां दांत निकल जाएगा और कुछ निकल जाएगा। तो न्यूक्लियस का काम है सेंट्रोसोम का नियंत्रण करना कि मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। इस पूरे कोशिका का ये राजा है और ये सब उसके मंत्री हैं, जो ये कहेगा वही यही करेगा। राइबोसोम ये सेंट्रोसोम तो विभाजन करेगा, लेकिन सेंट्रोसोम को प्रोटीन देने का कार्य राइबोसोम करेगा। तो न्यूक्लियस कहेगा हे सेंट्रोसोम जल्दी से, हाँ आप मान लीजिए आपके हाथ में लग गया, तो न्यूक्लियस कहेगा सेंट्रोसोम सुनो, इस मनुष्य के हाथ में लग गया है, यहाँ पर कोशिका विभाजन करना है। तो कहेगा यहाँ पर चमड़े का विभाजन करिए, यहाँ मांस भरिए। तो फिर जो मांस में रहेगा कोशिका, वो कहेगा यहाँ पर मांस भरिए। तो राइबोसोम्स का कहे राइबोसोम जल्दी जल्दी तुम उसको सेंट्रोसोम को प्रोटीन दो, वो जल्दी जल्दी वहां पर कोशिका विभाजन करे, मांस भर दे। फिर आएगा ऊपर चमड़े की बारी, तो चमड़े वाला न्यूक्लियस कहेगा सेंट्रोसोम जल्दी जल्दी चमड़ा बनाओ, और कहेगा इसे राइबोसोम जल्दी जल्दी इसको प्रोटीन दो, जल्दी जल्दी वह चमड़ा बनाए। तो इस प्रकार न्यूक्लियस जो है कि पूरे कोशिका को एकत्रित करता है। कोई भी आपस में झगड़े ना, कोई भी आपस में लड़ाई ना करे, उसका भी कार्य यही न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस का कार्य यही है कोशिका को नियंत्रित करना, इसलिए कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसलिए कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को अर्थात केंद्र को कहा जाता है। और इसमें 80% जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन ही पाए जाते हैं। ठीक, सेंट्रोसोम का कार्य है समझ लीजिए सिर्फ 2 कॉपी करना। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य है सिर्फ 2 कॉपी करना। जब आपके शरीर में कोरोना घुसता है तो जानते हो क्या करता है, कुछ नहीं करता है। कोरोना एक कोरोना हलता है, पूरे शरीर में कोरोना फैला देता है। किसके जरिए जानते हैं, इसी न्यूक्लियस के जरिए। कभी कभी यही आपके शरीर का यही दुश्मन बन जाता है। जब कोरोना शरीर में घुसता है, वो सिर्फ जाता है न्यूक्लियस को देखता है और न्यूक्लियस को बंदी बनाकर कहता है न्यूक्लियस जो मैं कहूंगा वही अब तुम करोगे। तो जो कोरोना रहता है वो सिर्फ न्यूक्लियस पर अपना कब्जा कर लेता है। अब आपको पता ही है, जब न्यूक्लियस जो कहेगा वही सेंट्रोसोम करेगा। फिर क्या होता है, वही न्यूक्लियस कहता है सेंट्रोसोम से कोरोना बनाओ, तुम अब फोटोकॉपी बनाओ, कोरोना का फोटोकॉपी बनाओ। तब वही सेंट्रोसोम कोरोना का निर्माण करना है, तो वही सेंट्रोसोम कोरोना बनाने लगता है और राइबोसोम इसको प्रोटीन देता है। क्योंकि न्यूक्लियस पर ही कोरोना का जब कब्जा हो गया और न्यूक्लियस जो कहेगा वही सेंट्रोसोम करेगा। इसलिए जब हमारे शरीर में कोरोना जाता है ना, तो वो सिर्फ न्यूक्लियस पर ही कब्जा करता है। न्यूक्लियस पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में कोरोना फैल जाता है। सेंट्रोसोम उसका टू कॉपी करने लगता है, सेंट्रोसोम ही उसका टू कॉपी करने लगता है। उसमें मदद करता है हमारा राइबोसोम जल्दी जल्दी उसको प्रोटीन करता है। तो न्यूक्लियस जब कोरोना यहाँ पर हलता है ना कोशिका में, तो सिर्फ न्यूक्लियस पर कब्जा करेगा। न्यूक्लियस का कब्जा करने के बाद कहेगा सेंट्रोसोम तो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करो, और इसके राइबोसोम कहेगा जल्दी तुम उसको प्रोटीन दो, क्योंकि तभी तो वही रेप्लिकेशन करेगा जल्दी जल्दी। तो वहीं पर कोरोना पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है। तो जो उसकी दवा होती है ना डेकासोन जो होता है, डेकासोन कंपनी जो दवा बनाती है, वह सिर्फ अपने शरीर को आपको शरीर को एकदम मतलब समझ लीजिए कार्य करने से रोकता है। तो कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है, हरदम अपनी जिद नहीं, कभी कभी झुकाव भी जरूरी है। तो वही डेकासोन आपके शरीर में जब जाता है ना, तो वही न्यूक्लियस मतलब आपके शरीर को कार्य करने से रोकता है। जब वही कार्य नहीं करेगा तब वही आपके शरीर में कोरोना नहीं फैला, फिर आप तब धीरे धीरे ठीक होते हो। यही होता है कोरोना का कार्य, कोरोना का एक कार्य यही है, कोरोना इसी जरिए फैलता है शरीर में। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस तो मैंने आपको बता दिया। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसका कार्य क्या है, यह कोशिका का नियंत्रित करता है, अर्थात इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और वैक्यूल्स यह राजधानी होता है, यह पानी को एकत्रित करता है, पात्र में बड़ा पाया जाता है, जंतु में छोटा पाया जाता है।
सेंट्रोसोम कोश का विभाजन करता है। अगर हद से ज्यादा कोश का विभाजन होता है वही कैंसर का फिर रूप ले लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब इसके आगे लवक क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, और इसके आगे कोशिका द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो देखना है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना है, नहीं देखना आपको पड़ेगा। तो अगली वीडियो को देखने के लिए जब आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा आप तुरंत देखेंगे पढ़ाई क्योंकि आपको जारी रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये सब्सक्राइब हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है। आपको कुछ नहीं जाता है, 1 रुपये भी आपको नहीं करता है, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।